नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे। फैसला आपका। एसआईआर के दूसरे फेज को लेकर 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आज से घर घर बीएलओ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। घर घर जाकर वोटर्स की जानकारी जुटाने का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया जाएगा। 2002 में किए गए एसआईआर के आधार पर लोगों की जानकारी को वेरीफाई किया जाएगा। इन जगहों पर 51 करोड़ मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग 9 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी करेगा। अंतिम वोटर लिस्ट 7 फरवरी को जारी की जाएगी। आपको बता दें कि इसके पहले साल 2002-04 में एसआईआर की प्रक्रिया की गई। इस प्रक्रिया का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि कोई भी पात्र वोटर का नाम वोटर लिस्ट से ना छूटे और अपात्र वोटर का नाम लिस्ट में ना हो। इस बीच एसआईआर के खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जंग दिख रही है। बंगाल में आज ममता का विरोध मार्च हो चुका है। बंगाल में टीएमसी विधायक की धमकी वाले वीडियो के बीच घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने वाले बीएलओ की सुरक्षा मुस्तैद करने की मांग उठी है, तो डीएमके ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। स्टालिन का आरोप है कि इस प्रक्रिया का मकसद असली वोटर्स को हटाना, खासकर वो वोटर्स जो बीजेपी का विरोध करने वाले हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनको हटाने की साजिश रची जा रही है। बिहार में चुनाव से पहले इस पर घमासान सबने देखा। बड़ा सवाल यही है कि जब वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है तो विपक्ष का विरोध है क्यों और इसके पीछे की कहानी है क्या? रिपोर्ट देखिए। शुरू हुआ एसआईआर 2.0 प्रोसेस। घर घर पहुंचकर फॉर्म बांट रहे बीएलओ। विपक्ष को दिखता इसमें झोल। एसआईआर पर टीएमसी का हल्ला बोल। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। इस कैंपेन का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। इसके साथ ही इस दौरान 51 करोड़ वोटर्स की एलिजिबिलिटी को भी वेरीफाई किया जाएगा। इसके तहत घर घर पहुंचकर बीएलओ फॉर्म बांट रहे हैं। यह कदम बिहार में विधानसभा चुनावों के पहले फेज से 2 दिन पहले उठाया गया है, जहां चुनावी प्रक्रिया हुई थी और वेरिफिकेशन के बाद 68 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इस अभियान में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लगभग 51 करोड़ वोटर शामिल होंगे। इनमें से तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। एसआईआर 2.0 के तहत एन्यूमरेशन का स्टेज 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। इलेक्शन कमीशन 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी 2026 को पब्लिश कर दिए जाएंगे। नागरिक 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद सुनवाई और वेरिफिकेशन 31 जनवरी 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से जानकारी सामने आई है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को वोटर लिस्ट में सुधार करने के मकसद से यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीएलओज ने घर घर जाकर गिनती का काम शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर पार्टी के अन्य नेता और मंत्री एसआईआर का खुलकर विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोलकाता में मंगलवार को बड़े विरोध मार्च का नेतृत्व किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का कहना है कि ममता बनर्जी के लोग मरे हुए लोगों के नाम पर वोट डाल देते हैं
एसआईआर होने से वे लोग ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। जबकि 2002-2003 में बंगाल में एसआईआर हो चुका है और विपक्ष में ममता बनर्जी थी और उन्होंने उस समय इसमें हिस्सा लिया था। वो तब खुद बोलती थी कि 81 लाख बांग्लादेश से आए हुए लोगों का नाम कटना चाहिए, लेकिन आज वही ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। बनर्जी का आदत यही है, क्योंकि उनको पता है कि एसआईआर जो होगा उससे अगर डेड वोटर्स का नाम वहाँ से इलेक्टोरल रोल से कट जाए तो डेड वोटर्स के नाम से हर बार ममता बनर्जी के लोग, भाई भतीजे जो वोट डालते हैं, लोगों का वोट डाल देते हैं, मरे हुए लोगों का, वहाँ वो नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए ममता बनर्जी विरोध कर रही है इसका। जबकि 2002-03 में पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो चुका है ऑलरेडी। ममता बनर्जी तब अपोजिशन लीडर थी और उस समय उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। खुद बोलते थे कि 80 लाख बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनका नाम कटना चाहिए। सीपीएम ऐसा कर रही है, घुसपैठियों को घुसा रही है। ये ममता बनर्जी का बात स्टेटमेंट था उस समय। आज वही ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। डीएमके पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष को क्यों दिखता खोट? फर्जी मतदाता का सवाल, विपक्ष क्यों मचा रहा बवाल? बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु भी एसआईआर के विरोध में है। डीएमके ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्टालिन का आरोप है कि इस प्रक्रिया का मकसद असली वोटर्स को हटाना है, खासकर वे वोटर्स जो बीजेपी के विरोध करने वाले माने जाते हैं। स्टालिन का कहना है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उनको हटाने की साजिश रची जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मौजूदा वोटर लिस्ट झूठी है तो फिर केंद्र की सरकार भी झूठी है। हम लोगों से जन प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि पहले के जमाने में घरों में ही डिलीवरी हो जाती थी। जन प्रमाण पत्र कोई जानता तक नहीं था। टीएमसी ही नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी एसआईआर का लगातार विरोध कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष का विरोध सबने देखा है। बिहार में एसआईआर प्रोसेस के दौरान फॉलो किए जाने वाले नियमों में बदलाव करते हुए चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद पब्लिश हुई बिहार की वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को उन इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल किया है जिन्हें लोगों को जमा करना होगा। समय के साथ वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी होता है, क्योंकि कई लोगों की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोगों का ठिकाना बदल जाता है, यानी वो अपना इलाका छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। कुछ नए वोटर्स भी तैयार होते हैं और कई बार कुछ फर्जी नाम भी जुड़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जो बांग्लादेश से सटा है, वहाँ घुसपैठिए का खतरा भी रहता है। ऐसे में आखिर विपक्ष एसआईआर का विरोध करने पर क्यों उतारू है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एसआईआर पर रण फिर से शुरू हो चुका है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर, इनके कुछ सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए कि आखिर पब्लिक सोचती क्या है, जनता सोच क्या रही है। हमने कुछ सवाल तैयार किए और सवाल तैयार करके लोगों से ही पूछा कि वो इस मसले पर क्या सोचते हैं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल था, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का अभियान शुरू हो चुका है। आपकी राय क्या है? 34% लोगों ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान होगी। 32% लोगों ने कहा अवैध वोटर्स पर रोक लगेगी। 19% लोगों ने कहा कि यह सिर्फ सियासी समीकरण है जो कि बदला जाएगा और 15% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहने की बात कर रहे थे। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या एसआईआर से मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ेगी? 62% लोगों ने कहा बिल्कुल पारदर्शिता बढ़ेगी। 7% लोगों ने कहा कुछ हद तक बढ़ेगी। 28% लोगों ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पारदर्शिता बढ़ेगी और 3% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। विरोध किस बात का है? क्योंकि यकीन मानिए 12 राज्यों के 51 करोड़ मतदाता अब एसआईआर में जा रहे हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण में जा रहे हैं। यानी
मतदाता सूची शुद्ध होगी, जिसका जिक्र कुछ दिनों पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर रहे थे। ज्ञानेश कुमार कह रहे थे कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, जो भी अशुद्धियां उसमें होंगी उन अशुद्धियों को दूर कर लिया जाएगा। तो क्या पहले अशुद्धियां दूर नहीं होती थी? अब भी सिर्फ अशुद्धियां दूर होंगी? क्या पहले जो एसआईआर होती थी या समय समय पर हर विधानसभा चुनाव में जो चुनाव आयोग है राज्यों का भी और केंद्र का भी, वो इस तरह का परीक्षण करता रहा है? तमाम तरह की बातें, उस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीएलओ ने अपना काम शुरू कर दिया है। आज से बीएलओ ने गणना फॉर्म वितरित करना, बांटना शुरू कर दिए हैं लोगों को। अब इसी आधार पर आपको फॉर्म भरना होगा 2003 के पहले का। अगर उसी जगह का आपका मतदाता सूची में नाम है और दस्तावेज के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तो आपको देना पड़ेगा कि आप कहां पैदा हुए, कहां से आए, ये तमाम जानकारी देने होंगी। और ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि साहब मृत्यु, पलायन, नए वोटर्स, घुसपैठिए, ये तमाम सारी चीजें हैं जिनसे निजात पाना है और मतदाता सूची को अपडेट करना है। इसलिए ये किया जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे साथ एक पैनल है, पैनल बड़ा पैनल है, उनसे मैं चर्चा करूंगा। मैं आपका परिचय करा देता हूं। पैनल में कौन कौन मेरे साथ मौजूद होगा? डॉक्टर उदित राज साहब होंगे, उनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे। मोहम्मद अमीन साहब है, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों का कि जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उनको विस्तार से समझाएंगे। वो पूर्व इलेक्शन कमीशन के अधिकारी रह चुके हैं। संजय चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं, जो कि टीएमसी के हैं, और अवधेश उपाध्याय साहब, जो कि बीजेपी के। सबसे पहले मैं उदित राज साहब के पास चलूंगा। उदित जी, एसआईआर को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि साहब ये गलत है, ये सिर्फ बीजेपी के विरोध में वोट करने वालों को हटाने की एक साजिश है। ममता बनर्जी कहती हैं कि चुपचाप अदृश्य हेरा फेरी करने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो बिहार में एसआईआर का जम के विरोध कर रही थी, वैसा विरोध अभी तक फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप तो प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पद पर, बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वो अंदाजा होगा भी। जरा हमें समझाएं कि आखिर एसआईआर ये बेहतर है या नहीं बेहतर है? नहीं बेहतर है तो क्या इसके पीछे कोई साजिश? उदित जी। मनोज जी, ये बिहार से साफ हो गया कि एसआईआर एक सोची सारी षड्यंत्र के तहत हो रहा है। आपने अपने प्रश्न में जवाब भी दे दिया कि क्या पहले जब एसआईआर नहीं होता था तो क्या वोटर लिस्ट बनती नहीं थी, क्या अशुद्ध होती थी? तो उसमें बहुत बड़ा वो सवाल भी बड़ा है, उसमें जवाब भी आ गया था। अब देखिए, 1 अगस्त को जो एसआईआर की पहली ड्राफ्ट आई बिहार को, उसमें तमाम सारी अशुद्धियां उपजी और जिसको पॉइंट आउट कराया गया, जिसमें कहा गया कि एक ही पते पर कई 100 मतदाता हैं और जिनको मार दिया था वो तो जिंदा घूम रहे थे, दिल्ली तक घूम रहे थे, लेकिन वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। और ये लगा कि ये जो लगभग 45 लाख लोग हैं बिहार के बाहर हैं, इसलिए उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। तो उसका आधार क्या था? उसका आधार तो कुछ था नहीं। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर किसी तरीके से आधार कार्ड को एक प्रमाण माना गया। इससे कुछ परिवर्तन जरूर है। वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार मौखिक रूप से जरूर हिदायत दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की जो ढिठाई है, ये ढिठाई आ नहीं सकती अगर सरकार समर्थन न करे। तो फिर जाकर के ऑर्डर करना पड़ा, तब जाकर के आधार कार्ड को एक प्रमाण, 11 पहले प्रमाण थे, फिर 12वां इसको माना गया। अच्छा, जब शुद्ध लिस्ट पूरा शुद्ध हो जाती है
और कई राउंड उसके अंदर मतलब रिवीजन होता है कि कोई अशुद्धि न रह जाए, तो भी 1,32,00,000 वोटर के जो एड्रेसेस थे इनकरेक्ट थे या फर्जी थे। लगभग 14 लाख वोटर डुप्लीकेट थे। और फिर उसी में जो 4 लाख वोटर थे वो कैसे ऐड हो गए, जबकि फॉर्म 6 शायद, हाँ फॉर्म 6 नहीं, फॉर्म 6 नहीं जब। फिर उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हुई। तो जब एक राज्य में वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकलती है, उसका एक दबाव बनता है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई होती है, उसका भी एक दबाव बनता है। लोकल प्रोटेस्ट होता है तो भी। तो आप इमेजिन करिए कि 12 राज्यों में जिस तरह से एसआईआर करेंगे, वो तो मतलब ये कहा जा सकता है कि महा बेईमानी, महा चोरी हुई। अच्छा उदित जी, वरना क्या, उदित जी एक बात बताइए, क्योंकि जब दूसरे चरण की सेकंड फेज की एसआईआर का जिक्र कर रहे थे ज्ञानेश कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो ये कह रहे थे कि साहब पहले चरण की एसआईआर जो थी बिहार की, वो हमारी सफल हो गई। क्या आप मानते हैं कि सफल हो गई? मैंने आपको बता दिया, ये पूर्णिया में जहाँ 30,000 के या 40,000 के हासिल में चुनाव पहले हार जीत हुआ था, लगभग 80,000 वोटर उड़ाए गए उसमें से। तो या तो पहले की गलती थी, या अगर वो कहते हैं कि वोटर लिस्ट फर्जी थी, इसके मतलब लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो आधार ही फर्जी था, और उसके द्वारा जो एमपी चुन करके आया वो इनवैलिड है, और उन्हीं के आधार पर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो भी इनवैलिड है। आप ये बताइए कि किसी तरीके से किसी बात का ये जवाब दे पाते हैं? अब ज्ञानेश कुमार जी नहीं, की हालत मेरे है। उदित जी ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओपी रावत, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, जैसे आपका कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि जब तक मतदाता एसआईआर के बाद जब तक मतदाता पोलिंग बूथ पर नहीं चला जाएगा, वोट डालने नहीं चला जाएगा, और जब तक ये पता नहीं चलेगा कि कितने लोगों को परेशानी हुई और कितने लोगों को परेशानी नहीं हुई, ये तो उसी के बाद आकलन किया जा सकता है ना कि एसआईआर सफल हो गई या नहीं हो गई। आप पहले कैसे तय कर सकते हैं कि एसआईआर सफल हो गई? मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग इतनी साफगोई से सवाल पूछते हैं। और तो आज के समय में दिया लेकर के घूमना पड़ेगा आप जैसे एंकर को। जी यहाँ तो पहले से ही ओपिनियन बना देते हैं। जी। बात सच है कि भाई जब तक आ, मतलब है कि कसौटी पर नहीं कोई चीज खरी उतरती, उसके पहले खरी है और इसको घोषित कर दिया जाए, उचित नहीं है। अब कल तो वोटिंग है, कल ही है नहीं, परसों वोटिंग है, परसों वोटिंग है। वोटिंग के दिन कुछ पता लगेगा, कुछ काउंटिंग के बाद पता लगेगा, कुछ बीच में पता लगेगा, तब जाकर के इसका क्लेम कर सकते हो। उसके पहले क्या इतनी जल्दी थी जो 12 राज्यों का एसआईआर की घोषणा कर दी करने का? इसके मतलब कि मन में चोर है। उन्हें मालूम है कि बिहार का जो एक्सपेरिमेंट है सफल होने वाला है, तो इसके पहले ही दूसरे को प्रोसेस में डाल दो, ताकि ये लगे कि प्रोसेस में आ चुका तो होना ही होना। वरना 4-6 दिन में क्या ऐसी जल्दी पड़ी हुई थी भाई? तो इसी में ये लगता है कि इसके पीछे ये है। दूसरी बात है, देखिए मैं यह नहीं कि कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, नेता के रूप में कर, ये जो वहां एक तो जो मीटिंगें हो रही नेताओं की, एक तरफ तो नेताओं की लगातार कुर्सियां खाली हो रही, भरी नहीं जा पा रही, सारा स्टेट मशीनरी लगी हुई है, और दूसरी तरफ लोग नेता को सुनने के लिए खेत तक फैले हुए हैं, पेड़ों पे चढ़े हुए हैं और छतों पर चढ़े हुए हैं। तो अभी से नेगेटिव बना दिया जाता है कि देखते हैं कि वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं कन्वर्ट होता। ये तमाम तरह की चीजें हैं,
ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि अब मतदान है परसों, और मतदान के बाद 6 तारीख को जब मतदान होगा, वहाँ पर कितने लोग जाएंगे, उन्हें अपने पोलिंग बूथ पर अपना नाम दिखाई देगा या नहीं देगा। अगर नहीं दिखाई दियागा तो उनकी परेशानियों को समझा जाएगा। उसी के बाद ये तय किया जाएगा कि वाकई SIR से लोगों को परेशानी हुई है या फिर नहीं हुई है। आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमारे साथ रहे। एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे और उसके बाद मतदान के बाद समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच मोहम्मद अमीन, जो कि पूर्व सदस्य इलेक्शन कमीशन के हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। संजय चक्रवर्ती, जो कि प्रवक्ता TMC, मेरे साथ मौजूद हैं, वो मेरे साथ होंगे। अवधेश उपाध्याय, BJP के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मोहम्मद अमीन साहब के पास चलूंगा। मोहम्मद अमीन साहब, वो सवाल जो अभी हम कर रहे थे उदित साहब से, जिसका जिक्र कर रहे थे कि जब तक SIR के बाद मतदाता पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच जाता, वो इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाता कि हाँ साहब, मैं जेन्युइन हूं, मैं सही हूं, मैं मतदान करने आया हूं और मेरा नाम इसमें है। उससे पहले आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिहार में SIR सफल हो गई? मनोज जी, जहां तक हमारी व्यवस्थाओं का सवाल है इलेक्शन कमीशन का, वो बिल्कुल क्लियर कट और सीधी सादी है। जैसे कि आपने देखा, चूंकि बिहार के लिए इसी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि समय कम है, नंबर 1 नंबर तो ये उठाया कि यहाँ सबसे पहले क्यों किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं आपको एक पुराना याद दिलाऊंगा किस्सा। याद होगा आपको कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस की थी EVM मशीनें। तो EVM मशीन का जो पहला प्रोजेक्ट था 2004 में, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त केरला से शुरू किया गया। इसलिए कि जब भी कोई व्यवस्था होती है कहीं ना कहीं स्टेट से शुरू की जाती है। उस समय हमारे केरला के स्टेट इलेक्शन असेंबली के होने थे, इसलिए वहां से वो EVM शुरू हुई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे और पूरे देश में लागू हुई। इसी तरीके से SIR का जो मसला था वो सामने बिहार स्टेट था, इसे सबसे पहले बिहार में लागू किया गया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि सेकंड फेज में 12 स्टेट का किया जा रहा है और बिल्कुल निष्पक्ष तौर से किया जा रहा है, क्लियर कट तरीके से किया जा रहा है। इसमें किसी तरह की पक्षपात नहीं किया जा रहा। अब आपको मैं एक चीज याद दिलाऊंगा कि हमारा जो भी इलेक्शन होता है असेंबली का, पार्लियामेंट का, उसके अंदर आपने देखा होगा कि पोलिंग जब होती है तो पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं और पोलिंग एजेंट्स को शाम को जो है फॉर्म 17C दे दिया जाता है कि हमारे इतने वोट थे। प्रिसाइडिंग अफसर भी साइन करता है, उसमें सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके जो एजेंट्स होते हैं, वो भी साइन करते हैं। यह हुआ क्लियर कट सारा दिन का मामला पोलिंग का। उसके बाद आप देखेंगे काउंटिंग एजेंट्स के वाले दिन काउंटिंग एजेंट्स भी मौजूद होते हैं हर पार्टी का। तो इसे आपको देखिए अभी तक ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। सेम प्रक्रिया इस बार SIR में शामिल की गई है। क्या ये किया गया है कि जो हमारा BLO है वो घर घर जाएगा, उसके साथ में आपके हर पार्टी के BLA अपॉइंट किए हुए जाएंगे। अब इसमें कहाँ पे किसने क्या गलती हो गई, कहाँ पे क्या कमी रह गई, ये उनके BLAs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पार्टी के, अपने लोगों को या जिनको जानते हैं उनका वो करेक्शन करें। नहीं, सबसे अच्छी बात क्या है कि SIR में अमीन साहब, मेरा सवाल मेरा सवाल ये था कि जब तक SIR के बाद, मोहम्मद अमीन साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? मोहम्मद अमीन साहब, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज मोहम्मद अमीन साहब को नहीं पहुंच पा रही है। संजय चक्रवर्ती मेरे साथ मौजूद हैं, TMC के नेता प्रवक्ता हैं। संजय जी, विरोध क्यों? आज करीब 4 किलोमीटर लंबी रैली आपने निकाली है और ये जो 4 किलोमीटर लंबी रैली है, इसमें आपने SIR का विरोध किया है, SIR पर कई सारे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। आपने कहा है कि चुपचाप अदृश्य हेरा फेरी मतलब SIR, क्यों? सबसे पहले सारे देशवासियों को गंगा स्नान और गुरु नानक जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से पहले से मैं देता हूं जी। दूसरी बात यह है कि अब आते हैं कि मुद्दे पे आते हैं कि SIR का विरोध क्यों। अभी जस्ट बिहार का ही जो है SIR हुआ। बिहार में आपने देखा किस तरीके से SIR हुआ, किस तरीके से BLO जो है अपने घर पे बैठ करके फॉर्म फिलअप कर रहे थे, अपने ही घर में जो है सब फॉर्म भर रहे थे। किसका नाम काटना किसका नहीं काटना है वो देखा गया। और मजेदार बात है कि मकान नंबर 0, अभी आपने सुना है मकान नंबर 0 पे भी जो है लोग रहते हैं, कोई ना कोई मकान नंबर होता है 0। किसी की जो है 180 बच्चे हैं, किसी के घर में जो है 1200 वोट मिल रहे हैं। तो ये SIR हो रहा है या मजाक हो रहा है? इस मजाक का विरोध हो रहा है।
जिस तरीके से मजाक के साथ जो है ये एसआईआर हुआ और 67 लाख वोटर घट गए। मजेदार बात यह है कि घुसपैठिए के नाम पे दिल्ली पे भी चुनाव हुआ और उसके बाद हरियाणा में हुआ, उसके बाद आपके महाराष्ट्र में हुआ, तब 39 लाख वोटर बढ़ गए। कहाँ से बढ़े? एक साल के अंदर चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव के बाद जो है नाम घुसपैठिया दिया गया। और वो घुसपैठिया बता रहे हैं 11 साल से जो केंद्र की सरकार है 11 साल से है, और कहते हैं कि मोदी के शासन में देश सुरक्षित हाथों में है। तो सुरक्षित हाथों में तो घुसपैठिया घुसे कहाँ से? दूसरी बात यह है कि आपने आज तक कितने लोगों को डिप्यूट किया? आपने अपने शासन में बता दीजिए कि कितने लोगों को आपने डिप्यूट किया, आपके पास रिकॉर्ड होगा। कुछ तो ये जो है केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को डराने के लिए, धमकाने के लिए और उसको जो है परेशान करने के लिए ये सारी चीजें एक्टिवेट किए जा रहे हैं, ताकि कि बीजेपी को जो है आसानी से सरकार सौंपी जा सके बिहार की। और यही वजह है कि देखिएगा नीतीश कुमार का नाम आजकल जो है एज ए चीफ मिनिस्टर प्रमोट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे किसी भी हर आप बहुत लंबे निकल गए, बहुत लंबे लेकर गए। एसआईआर पे जवाब अवधेश उपाध्याय देंगे। अवधेश जी जवाब दे दीजिए। राज जी बोल रहे थे, वो तो मुझे लग रहा है कोई नशा करके बैठे थे, उनको ये नहीं पता पहला चरण का चुनाव कब है बिहार में। वो कह रहे थे कल या परसों, पता नहीं। खैर कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार नेता हैं, लेकिन कोई समझना चाहिए कि पहले चरण का चुनाव कब है। पहली बात देखिए, बात चल रही है एसआईआर का विरोध नहीं हो रहा है मनोज जी, ये विरोध हो रहा है जो विपक्ष के द्वारा जगह जगह घुसपैठिए बसाए गए हैं अपनी वोट बैंक की खातिर, उनको जो बाहर निकाला जाएगा उसका ये बहुत बड़ा दुख है लोगों को, उसी का विरोध हो रहा है। और मैं बताऊं आपको, थोड़ा समय दीजिएगा, आराम से मैं बता रहा हूं मनोज जी। सबसे बड़ी बात, आज ये पहली बार तो एसआईआर हमारे देश में हो नहीं रही है। वो तो अच्छा है कि पहली ये है कि पहले हो चुका है, पहले कई बार एसआईआर हो चुका है। ये लगाइए, सबसे पहले हमारे देश में 1952 में एसआईआर हुआ था, जब की सरकार थी कांग्रेस। उसके बाद कंटिन्यू समय समय पर 1900 में बता दूं आपको, उसके बाद 1956 में, फिर 1965 में एसआईआर हुआ, फिर 1969 में हुआ, 1983 चलते हुए 2002 में, 2004 में, 2006, 8 में हुआ था। ठीक है, तब किसी ने विरोध नहीं किया था इसका। ये समझिए आप, ये विरोध के लायक है ही नहीं। एसआईआर एक भारतीय संवैधानिक के अनुसार एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, जिसका जो पूरी तरह से जो अधिकार देता है आर्टिकल 324 देता है चुनाव आयोग को। इसमें विरोध की तो कोई बात ही नहीं है। विरोध केवल इसलिए हो रहा है एसआईआर का कि एसआईआर अगर होगी जैसे हो रही है, उसमें जो पात्र जो वोटर हैं वो उसमें ऐड किए जाएंगे, और जो अपात्र जो जुड़े हुए हैं पहले पुराने जो विपक्ष के नेताओं ने जोड़ रखे हैं उसमें किसी न किसी रूप में उनको हटाया जाएगा। ये बहुत बड़ा दुख है। अरे भाई एक बात बताइए, एसआईआर में मनोज जी जब पात्र वोटरों को ऐड किया जाएगा तो कोई बुरी बात है ये, और समय समय पर होती आई है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन दुख आज है इन्हें। ममता बनर्जी बंगाल में कर रही है और तमिलनाडु में अलग कर रहे हैं स्टैलिन वगैरह। ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल की जो जहां सरकार है, उनको केवल यही दुख है कि किसी तरह से जो घुसपैठिए इन्होंने बसा रखे हैं वो ना निकल जाए, क्योंकि मेन वोट बैंक गिनती वही है। अभी आपके रिपोर्ट में बताया था शुरू में कि जब 2002 में पश्चिम बंगाल में एसआईआर किया गया, उस समय ममता बनर्जी ने खुद विरोध किया था कि भाई एसआईआर जो है, ये जो 1 लाख जो घुसपैठिए बसे हुए हैं इनको निकाला जाए किसी न किसी तरह से। ठीक है, उसका समर्थन किया था एसआईआर का। लेकिन आज ये विरोध कर रही है ममता बनर्जी, समझ ही नहीं आती बात। अरे विरोध किससे है आपका? मोदी जी से है, बीजेपी से है। आप तो सभी से विरोध करने लगते हो। कोई संवैधानिक प्रक्रिया हो रही है, कोई कानून आ रहा है देश का, सबका विरोध करना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस बात का जिक्र मोहम्मद अमीन साहब कर रहे थे, निश्चित तौर पर अमीन साहब, मृत्यु हो जाती है बहुत सारे मतदाताओं की, बहुत सारे लोग पलायन कर लेते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। इसके साथ साथ जो नई उम्र के लोग हैं, नए वोटर्स जुड़ जाते हैं। घुसपैठिए जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि साहब ऐसा एक माहौल बन रहा है कि ये जो मतदाता सूची में एसआईआर किया जा रहा है ये घुसपैठियों को लेकर किया जा रहा है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुछ लोग मर गए हैं तो उन्हें हटाया जा रहा है,
कुछ नए जुड़ गए हैं तो उन्हें जोड़ा जा रहा है। अगर किसी ने राज्य बदल दिया, पलायन कर लिया, बिहार से कोई महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र से कोई मध्य प्रदेश चला गया, मध्य प्रदेश से कोई दिल्ली आ गया, तो ये अपडेट की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद विपक्ष भी कुछ इसी तरह के संकेत दे रहा है, और मुझे लगता है कि सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी अवधेश उपाध्याय जी उंगली जरूर उठा रहे हैं, लेकिन उनके नेता भी बार बार इसी तरह का संकेत दे रहे हैं कि साहब घुसपैठिए को बाहर करना है हमको। अब कितने घुसपैठिए बाहर कर गए? 2016 में संसद में 60,000 अवैध बांग्लादेशियों का जिक्र किया था। अवधेश जी, कितने निकाल लिए? इसका जवाब मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, इस तरह की प्रक्रिया होती है, होती रहनी चाहिए। मुझे लगता है अपडेट वोटर लिस्ट होती रहनी चाहिए, लेकिन बिहार में इस तरीके से विरोध हुआ, शायद उसका एक कारण था कि लोगों को समय नहीं मिल पाया। बहुत मतदान में और एसआईआर में बहुत कम अंतर था। मनोज जी, जहां तक सवाल है बिहार का, तो बिहार में टाइमली हुआ और सक्सेसफुल हुआ। आप देखेंगे किसी पार्टी ने भी कोई अपना ऑब्जेक्शन नहीं दाखिल किया। आपको हर चीज का समय दिया जाता है, आपको वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट दिखाया जाता है, उसके साथ में आपके बीएलएस मौजूद हैं। फिर कहां से? और दूसरी बात, जहां तक मेरी बंगाल की बात हो रही थी, हमारे इलेक्शन कमीशन के जो 4 अधिकारी काम देख रहे थे, उनको सस्पेंड किया गया था। उसको चीफ सेक्रेटरी ने बचाने की कोशिश की। इवन ममता बनर्जी ने भी 2 अधिकारियों को कहा था ये हमारा अच्छा काम कर रहे हैं। यानी हमारे स्टेट से ऑफिसर्स लेते हैं, अधिकारी लेते हैं, बीएलओ लेते हैं, टीचर्स लेते हैं, हर तरह से काम करते हैं। उसी स्टेट के लोग होते हैं, हमारे यहाँ के नहीं होते। इलेक्शन कमीशन एक बहुत छोटा सा कमीशन है, लेकिन वो चाहता है कि अच्छा और सुथरा काम हो, और हर स्टेट के ही लोग लिए जाते हैं। जैसे कि ऑब्जर्वर हर दूसरे ऑफिसर्स स्टेट से होते हैं, इसी तरीके से उसी स्टेट से ही काम हुआ है एसआईआर का। बाहर से कोई ऑफिसर नहीं लगाए गए, उन्हीं के जिलाधिकारी हैं, उन्हीं के एसडीएम हैं, उनके ईआरओ हैं, तहसीलदार हैं, बीएलओज हैं, टीचर्स हैं, सभी का सब उसी स्टेट के हैं। ना लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ना किसी चीज प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो सिर्फ अपोजिशन ने क्रिएट की है बिना मतलब में, और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की है। जबकि पता है आपको, इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, अपनी तरीके से काम करता है। उसको इलेक्शन कराने का अपना अधिकार क्षेत्र है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है। अगर हमारे वोटर नहीं होंगे तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या करेंगे? इसीलिए हमेशा हमें वोटर का ध्यान रखना होता है कि उसके लिए पोलिंग स्टेशन बनाने हैं, उसके लिए दूरी देखनी है। अमीन साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी अमीन साहब, जो ओपी रावत हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपने उनके साथ काम किया हो, या हो सकता है कि आपके बाद नहीं, मेरे समय में नहीं थे जी, आपके बाद बने होंगे। उनसे मैंने बातचीत की थी, उनसे मैंने कुछ सवाल पूछे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि एक तो ये कहना कि इस एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, वो गलत है। वोटर लिस्ट को समय समय पर हम शुद्ध करते हैं, जो विसंगतियां होती हैं इलेक्शन कमीशन उनको शुद्ध करने का काम, यानी कि उसमें जो कमी है उनको निकालने का काम हमेशा हर चुनाव के पहले करता रहा है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो विसंगति है, विसंगति ये थी कि बिहार चुनाव में जिसका बार बार जिक्र किया जाता है कि साहब 2004 में एसआईआर हुई थी, तो उसमें बहुत अंतर था। एसआईआर में और मतदान में एक लंबा अंतर था, जिससे अगर किसी को परेशानी है, किसी को तकलीफ है, वो तो जाकर उस तरीके से बताए, सक्षम करे। यहां तो आपके पास बहुत अंतर ही नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये कह देना कि हमारी एसआईआर सफल हो गई, अभी जल्दबाजी है तब तक जब तक कि चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान मतदाता उस बूथ तक ना पहुंच जाए, और अगर उस बूथ पर पहुंचकर कोई शिकायत नहीं आती है, हम तभी सफल मानेंगे कि एसआईआर सफल हो गई। अमीन साहब, जवाब। देखिए, जहां तक सवाल है वोटर लिस्ट का, तो वोटर लिस्ट एसआईआर के थ्रू ठीक की गई है और कोई शिकायतें आई नहीं। जो शिकायतें आई थी उनको दूर कर दिया गया, ड्राफ्ट लिस्ट में भी कर दिया गया। अब मैं नहीं समझता हूं कि किसी तरह की कोई शिकायत आने वाली है या वोटर लिस्ट का है। अभी आप देखेंगे जिस दिन तक वोट पड़ेगा उस दिन कुछ ना कुछ या तो माइग्रेट कर जाएंगे, कुछ की डेथ हो जाएगी। ये नेचुरल प्रोसेस है, किसी न किसी की डेथ हो जाएगी, कोई ना कोई माइग्रेट कर जाएगा किसी कारणों से। वो इलेक्शन कमीशन उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ये सब होता रहता है और होगा भी, भविष्य में भी यही होता रहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हमेशा निष्पक्ष रूप से काम करने की कोशिश करता है। इनके ही अधिकारी होते हैं जो हमारे पेरोल पे आ जाते हैं जब तक इलेक्शन होता है। जैसे अब बिहार में इलेक्शन हो रहा है, सारे अधिकारी सब पेरोल पे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, लेकिन
जैसे ही नोटिफिकेशन खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा, वो सब स्टेट के कर्मचारी होते हैं। मैंने आपसे तो जो कोशिश सवाल करता पूछा है- अमीन साहब, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जी, मैंने ओपी रावत साहब के 2 बयानों का जिक्र किया, आपने उस पर जवाब मैं नहीं दिया। ओपी रावत का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। ओपी रावत हमसे जूनियर है, हम उनसे सीनियर थे, हमने उनसे पहले काम किया इलेक्शन कमीशन में, वो बाद में आए हैं। तो जैसे वो ये कह रहे थे कि ज्ञानेश कुमार गलत बोल रहे हैं, तो आप भी बोल दीजिए ओपी रावत गलत बोल रहे हैं। जी, जब उन्होंने कहा कि ज्ञानेश जी अगर ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बयान दिया गया है, तो वो गलत है। भाई उनके सामने गलत होगा, हमारे हिसाब से तो नहीं गलत है। जो जवाब दिए गए बिल्कुल सही दिए गए हैं, और लॉ एज पर लॉ दिए गए हैं, कानून के तहत दिए गए हैं। जो काम हो रहा है वो कानून के तहत हो रहा है। तो ओपी रावत साहब गलत बोल रहे हैं, इसका मैं मतलब हम ये समझ लें। अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए हो सकता है कुछ गलत बोल दिया हो। अच्छा, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए गलत किया। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी। मनोज जी, मैं एक बात, 2 बात कहना चाहूंगा। हाँ। जैसे कि संजय चक्रवर्ती ने कहा अभी कि एक घर में 180 वोटर निकले, ठीक है, और एक घर का नंबर 0 था। संजय चक्रवर्ती जी, जो SIR होती है वो इसी को सुधारने के लिए की जाती है। तो 180 वोट निकल रहे हैं, वोटर निकल रहे हैं जिसके घर का नंबर 0 है। समझो ये वाली बात। उधर उदित राज जी कह रहे थे ये तो सोची समझी साजिश है भाजपा की SIR कराने की। इसका मतलब जो 1992 से शुरू हुआ, 1952 में शुरू हुई थी SIR, और 1956 में समय समय पर होती आई है, ठीक है, 2002 में हुई, 2004 में, 6 में, 8 में हुई। इसका मतलब तो ये कांग्रेस की साजिश थी। इससे साफ हो गया उदित राज जी ने जिस प्रकार से बोला कि सोची समझी साजिश है। अरे भाई, ये क्यों नहीं समझते, समझ नहीं आती। एक तरफ कहते हैं राहुल गांधी संविधान किताब लेके चलते हैं, उसी संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि SIR वो कभी भी कर सकता है, मतदाता सूची में कभी भी फेरबदल कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, कभी भी, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। दिक्कत नहीं, किस वो चीज तो की है? चुनाव आयोग को अधिकार है, वो तो कभी भी कर सकता है, वो अधिकार है, कभी भी कर सकता है। और हर चुनाव के पहले जो मतदाता सूची है उसको अपडेट किया ही जाना चाहिए, तभी तो ये पता चलेगा कि कोई मतदाता आपका गलत तो नहीं आ गया है। लेकिन विरोध जो हो रहा है, आप तमिलनाडु में देखिए, वहां पर DMK का बयान आ गया कि साहब जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि साहब एक साजिश है, और इस साजिश के तहत अदृश्य तौर पर कुछ लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। संजय चक्रवर्ती साहब जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है कि मेरी बात को जो है इन्होंने ठीक से सुना नहीं। ये ज्ञानेश कुमार जी का स्टेटमेंट है। मकान नंबर 0 जो होता है उसका मतलब वो जो है फुटपाथ पे रहता है, ये ज्ञानेश कुमार जी का स्टेटमेंट है। और SIR होने के बावजूद, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए। मैंने उंगली उठाई थी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। यही दिक्कत है, जब दुखती रख पे भाजपा का हाथ रखा जाता है, जब दुखती रख पे भाजपा का हाथ रखा जाता है, तब वो जो है बहस करने में बोलने नहीं देते। आप लोग जो है ये मानसिक दिवालियापन है। आप लोग क्यों से करते चले थोड़ा सा इनको थोड़ा सा चुप कराइए। इनके बीच में मैं नहीं बोला था, कम से कम मेरे बीच में ना बोले तो ज्यादा नहीं। पूरी बात को अवधेश जी एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं, एक बार सुन लेते हैं। दीजिए। पहली चीज क्या है कि जब ये सारा का सारा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बयान है, मेरा हमारा खुद का बयान नहीं है। ये बाकायदा SIR होने के बाद का बयान है कि जब वो हम लोगों का जांच हुआ उसमें पकड़े गए, एक मकान में 1200 लोग हैं, एक जो है पिता के जो है 180 बच्चे हैं। इस तरह के बाद का बयान है। और इसी घुसपैठिए के बारे में, इसके घुसपैठिए के बारे में अभी आप देखो, दिल्ली का चुनाव जीता, महाराष्ट्र का चुनाव जीता, तो यहाँ पे 67 लाख वोटर कम हो गया, दिल्ली में 39 लाख वोटर बढ़ गए। ये कैसे हो गया? और सबसे बड़ी चीज है, भाजपा के शासन में अगर घुसपैठिए अंदर आए हैं तो इसका मतलब केंद्र सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है, क्योंकि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि कौन घुसपैठिए कैसे घुस कैसे रहा है। ये बताइए ना कैसे, किस तरीके से घुसा है। और आप आज तक करते रहे थे पिछले 11 साल से, आपने कितने घुसपैठिए जवाब दे देंगे। यही नहीं पता कि SIR क्यों होती है, कौन करता है, कौन इसका अधिकार देता है, किस प्रकार से होती है। राजनीति करके भाजपा पे आना है, मोदी जी पे आना है। अरे भाई, मोदी जी का विरोध करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा का विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो भाई इतने अंधे हो चुके हो भाजपा अगर मोदी जी का विरोध करते करते कि आप तो देश की संवैधानिक एजेंसियों को खड़ा कर देते कटघरे में।
अरे ये अधिकार भाई भारतीय संविधान देता है। संविधान मानते हो भारत का? नहीं मानते। आर्टिकल भारतीय 324 संविधान को पढ़िएगा, अगर मानते उसमें लिखा हुआ होते है। तो आप लोगों ने ये कानून क्यों लागू किया कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है किसी भी तरीके से आप लोगों ने, ये आपका कानून है, 2023 में ये कानून कैसे लागू किया गया कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई एफआईआर नहीं हो सकता? ये भाजपा ने ये कानून क्यों लागू किया? किस लिए लागू किया? ऐसा 2023 से पहले सारे चुनाव से इतने चुनाव हो चुके थे, आखिरकार बीजेपी को ये कानून क्यों लाना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। ये कैसे, किस तरह, क्यों जवाबदेही नहीं है? जवाबदेही क्यों नहीं है? क्यों नहीं जवाबदेही है? आप हमको बताइए ना, क्यों नहीं जवाबदेही है? क्यों वो कानून से ऊपर, उसको कानून से ऊपर क्यों रखा गया है? इसलिए कानून से ऊपर रखा गया। आम आदमी जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है कोर्ट में नहीं जा सकता है। ये कैसे, किस तरीके से, क्यों ये इस तरह के कानून लागू किया गया? ये आपकी सोची साजिश है, ये सोची समझी साजिश है। ज्ञानेश कुमार जी को जो है, क्योंकि वो अमित शाह जी के अंडर में वो काम यही करते सबसे थे, बड़ी परेशानी है, यही सबसे बड़ी परेशानी है कि सरकार जो है वो अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या इसे लेकर जो तर्क दिए गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो अपने तरीके से बात कर रही है, और विपक्षी पार्टियां इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं कि साहब एसआईआर सिर्फ और सिर्फ की जा रही है विपक्षी पार्टियों के वोट को रोकने के लिए, और सत्ता पार्टी इसमें लाभ देख रही है, अपना फायदा देख रही है। अब दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। इस बीच हमने 2 सवाल और पूछे थे लोगों से, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। एक और सवाल हमने पूछा कि विपक्ष का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का विरोध आखिर है क्यों? 38% लोगों ने कहा कि आगामी चुनावों में हार का डर है। 47% लोगों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका जताई, और 15% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, विपक्ष के अनुसार विरोधी वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाना चाहती है। 42% लोगों ने कहा हम सहमत हैं, 52% लोगों ने कहा असहमत, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विपक्ष के अनुसार विरोधी वोटरों को वोटर लिस्ट से बीजेपी हटाना चाहती है, ये आरोप लगाया जा रहा है। मेरे साथ अमीन साहब मौजूद हैं। अमीन साहब, बड़ा संकट है क्योंकि परिणाम अगर विपक्षी पार्टियों के अनुरूप आ गया तो फिर शायद एसआईआर पर सवाल ना उठाया जाए, लेकिन परिणाम अगर उसके विपरीत आया तो फिर यह कहा जाए देखिए साहब हम तो शुरू से ही आरोप लगा रहे थे और वही हुआ। एसआईआर कराई ही इसलिए गई थी क्योंकि सत्ता में बैठी जो पार्टी है वो अपनी जीत की संभावना इसी के मद्देनजर देख रही थी, तो उसे फायदा होगा। अब करे क्या? नहीं जी, ऐसा है कि आपने देखा कि अभी हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र का जिक्र किया गया, ये पब्लिक डोमेन में है और हर एक ने देखा है, समाचार में आया है कि हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने डांट के कांग्रेस के जो पिटीशन करता थे उनको वहां कोर्ट से भगा दिया और ये कहा कि आप हमारे कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, हाँ क्यों ना हम आपके ऊपर फाइन लगाते, लेकिन जाइए हमने आपको छोड़ दिया। यानी वहां पर सिर्फ 89 कंप्लेंट्स मिली थी वोटर रजिस्ट्रेशन के टाइम में और उनको दूर कर दिया गया था। ऐसा इलेक्शन कमीशन के जो हमारे सीईओ थे महाराष्ट्र के, उन्होंने बताया था। अब इस बात को लेकर कहा गया कि वोट चोरी का। अब आपको मैं ये बताऊं कि अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा कि जिसका वोट का कोई अगर इंक्वायरी भी करता है तो उसमें ओटीपी आता है, जैसे बैंक का कार्ड में ओटीपी आता है, अगर वो ओटीपी डालेगा तो ही उसी को रिस्पांस मिलेगा। तो अब तो ये सवाल ही बिल्कुल खत्म हो चुका है कि किसी का वोट कोई हटा देगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई काट देगा। ना पहले ऐसा हुआ था और ना होता है। ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है जनता के लिए, वरगलाने में अच्छा जनता के लिए, लेकिन ये बड़ा असंभव बात है। क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन में काम किया है, करने के बाद नीचे वोटिंग भी कराई है, पोलिंग भी कराई है, काउंटिंग भी कराई है, एफएलसी भी कराई है, फर्स्ट लेवल चेकअप मशीन भी कराई है, वोटर लिस्ट का मैंने निरीक्षण भी किया जब वोटर लिस्ट बन रही होती थी। ऐसा नहीं हो, मैंने फॉर्म भी पकड़े हैं। होता क्या है कि ये जो पहले काम ये किया करते थे कि वोटर लिस्ट का जो फॉर्म भरा जाता है, मैं आपकी जनता को, आपके लोगों को बताना चाहता हूँ, उसका काउंटर फाइल ले लेना चाहिए। काउंटर फाइल न लेने के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ ठेकेदारी पे काम होता है, यानी सीजनल लेवल पे वहाँ पे बुलाए जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो उठा के काम को कम हो जाए, कम करने के लिए अपना समय बचाने के लिए वो डस्टबिन में डाल दिए थे, वो मैंने पकड़े। ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये ह्यूमन एरर है, होती है, लेकिन अब बहुत सख्ती की जा रही है, हर तरीके से किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि बंगाल में 4 ऑफिसर अभी एसआईआर से पहले
सस्पेंड किए गए थे। उनमें फिर चीफ सेक्रेटरी ने कहा नहीं, 2 को सीएम ने भी कहा नहीं हमारे बड़े ईमानदार ऑफिसर, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, ये पाए गए हैं गलत तो इनको सस्पेंड किया जाएगा, तो चारों को सस्पेंड किया गया। अब ये सख्ती अगर होती है तभी क्योंकि हो, ये सब स्टेट के ऑफिसर्स ही होते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं। अब इसी को बात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा जिस तरह पोलिंग में काउंटिंग में लोग लगाए जाते हैं, इसी तरह बूथ जो हमारा बीएलओ है उसके साथ लगाए जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो एडजस्ट करें। इनका काम है सहयोग देना और इलेक्शन को अच्छा कराना। लेकिन अमीन साहब बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है भाई, इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव करा रही है और आप संसद भवन में सड़कों पर अगर आप उस संस्था के प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति और बाकी के जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ उनका फोटो लगाकर अगर आप उनको वोट चोर बना देंगे तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। पूरी दुनिया में मनोज जी, पूरी दुनिया में देखेंगे आप, नाम है इलेक्शन कमीशन का। हम एज ए ऑब्जर्वर भी जाते हैं, हमारे के ऑफिसर्स, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे मालदीव हो, इवन पाकिस्तान भी जाते हैं इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन का ऑब्जर्व करने के लिए। इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग भी हमारा इलेक्शन देखने आते हैं कि हम लोग कैसे इलेक्शन कराते हैं, कैसे वोट। हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल का हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है, आपको बताऊं मैं, वहां पर या वहां के बाहर के इलेक्शन कमिश्नर जो हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते हैं कि हम कैसे वोटर लिस्ट बनाते हैं, कैसे इलेक्शन कराते हैं। हमने उनको दिखाया है प्रैक्टिकली, जब इलेक्शन हो रहा होता है स्टेट में ले जाके घुमाया, दिखाया, डेलीगेशन को बताया है कि कैसे हम क्या काम करते हैं। तो हमारे देश की एक इज्जत और साख बनी हुई है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को कम से कम इलेक्शन कमीशन की उस साख को बचाए रखना चाहिए। मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता मौजूद हैं संजय चक्रवर्ती साहब। संजय चक्रवर्ती साहब, जैसा कि खुद अमीन साहब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ईवीएम में कुछ खेल है, ईवीएम हैक हो जाती है और हैक करके चुनाव जीता जाता है, ये 2014 से मैं सुन रहा हूँ। और 2014 के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव भी हुआ है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी वहां पर जीती है। उस वक्त ईवीएम क्यों नहीं हैक हुई? तब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय राजनीति के वर्तमान चाणक्य अमित शाह और पूरी बीजेपी और केंद्र सरकार किस गति से और किस दम से लगी, तब भी टीएमसी जीत गई। तो वहां पर फिर जादू क्यों नहीं हो पाया? ईवीएम में हेरफेर क्यों नहीं हो पाई? उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि साहब ईवीएम में हेरफेर नहीं होती है? वहां पर आप चुप्पी साध गए। देखिए, यही फर्क है पूरे देश में और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि हमारा कार्डर बेस है पूरी तरीके से। कमाल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आप जीत गए तो आप कुछ नहीं कहेंगे और हार गए तो बोलेंगे साहब देखिए वोट चोरी हो गया। हमारे बात तो सुनने दीजिए पूरी। अरे आप मेरी सवाल, मैंने अभी इसको शुरू ही नहीं किया, आप तुरंत काटने शुरू कर गए। आपका सवाल हो या किसी भी कोई भी बात कर रहा होता है, मैं चुपचाप सुनता हूँ। कम से कम मेरी बात को चुपचाप सुनी तो कम से कम। अरे कार्यक्रम के अंत में टोका, इसके पहले तो मैं आपको टोक ही नहीं रहा था कि धड़ाधड़ बोले जा रहे थे। इसलिए नहीं धड़ाधड़ मैं नहीं बोल रहा था। आपने शुरुआत में जब मैंने बोला था उसी समय आपने कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आपने पहले भी कहा इस बात को लेकर के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बेस कार्डर बेस है और वहां पे बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। हर तरीके का कांड करा करके देख चुके हैं, लेकिन जनता ने उनको साथ नहीं दिया किसी भी तरीके से। और उसकी बात जो है तभी, इसीलिए जो है ईवीएम के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। अभी जो है डिजिटल हो चुका है, डिजिटल हो जाने के बावजूद जो है शाम को 7 बजे फाइनल आंकड़ा आ जाना चाहिए। लोकसभा में ऐसा क्यों नहीं हुआ? लोकसभा में आंकड़ा जो आया है वो जो है 11 दिन के बाद अचानक 5% बढ़ जाता है, फिर उसके बाद 7% बढ़ जाता है, फिर उसके बाद 11% बढ़ जाता है। ये कैसे हुआ? किस तरीके से हुआ? ये 11% तक जो है, ये 11 दिन के बाद आंकड़ा बढ़ रहा था। कैसे हो गया अवधेश जी? ये खेल कैसे हो गया, बता दीजिए। ये डिजिटल आंकड़ा कैसे बढ़ा, किस तरीके से बढ़ा? डिजिटल यही बता के संतुष्ट कर दीजिए, बता दीजिए। पहले के समय में ऐसा होता था जब डिजिटल नहीं था, उस समय जो है शाम को 7 बजे तक जो है खत्म हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। अब डिजिटल टाइम में जो है 11 दिन के बाद जो है 2% बढ़ जाता है। वोट है जी। अरे जब आपका कैडर वोट है तो एसआईआर विरोध तो कर रहे हो भाई। एसआईआर का क्या विरोध हो रहा है आपके यहाँ? मतलब आपकी जीत हो गई तो ईवीएम सही है, ये सब कुछ सही है, ठीक है। अगर आपकी हार हो जाती तो कहते ईवीएम खराब है, तो चुनाव आयोग को गालियां देते हैं आप। सड़कों पर जिस तरह से आज कर रहे हैं उसी तरह से पहले करते हैं आप चुनाव में। सच्चाई यही है मनोज जी, किसी को कोई दुख नहीं है, केवल विपक्ष को दुख है एसआईआर का। इनको यही दुख है जो इनकी वोट बैंक है कहीं वो उड़ ना जाए, ना हो जाए वोटर लिस्ट से, यही दुख है। और यही चुनाव जो अपने चुनाव आयोग के जो बैठे सदस्य माननीय, वो भी यही बात कह रहे हैं
भाई एफआईआर एक बार बताइए, कह रहे साजिश है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप पूछिएगा जरूर उदित राज जी हो तो, कि जब 1952 में कांग्रेस ने करवाई थी एफआईआर, 1956 में, 57 में, 65 में, 64 में, 69 में, 83, 84, ये जब 2002, 2004 में जब एफआईआर हुई थी, तो क्या वो साजिश थी कांग्रेस की? पूछिएगा जरूर किसी कांग्रेस के प्रवक्ता को बैठे। अब इसका जवाब तो साहब जब बिहार का चुनाव परिणाम आएगा तभी पता चलेगा, और उसके बाद जो बयान निकल कर आएंगे उन बयानों पर फिर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं संजय चक्रवर्ती साहब का, मोहम्मद अमीन साहब का जो हमारे साथ बने थे, अवधेश उपाध्याय जी का जिन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन इन तमाम बातों के बीच एसआईआर को लेकर विवाद होते रहेंगे। जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं उन बात का स्वागत कर रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, इसलिए क्योंकि चाहे वो पलायन हो, चाहे वो मृत्यु हो, या फिर जो मतदाता सूची में फेरबदल हो, नए युवा वोटर्स को जुड़ना हो, कम से कम ये पता चले कि कौन सही है कौन सही नहीं है। अब इसके पीछे राजनीति हो सकती है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।